नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम समाज की एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास तो हमेशा रहती है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन की, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण। इस चर्चा में हम समाज के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल आसान शब्दों और उदाहरणों के साथ समझेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ तो आसमान छूती हुई आलीशान इमारतें, महंगी गाड़ियां और बड़े-बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, और बिल्कुल उन्हीं के साए में छोटे-छोटे कच्चे मकान और रोजमर्रा की दिहाड़ी पर जीने वाले मजदूर दिख जाएंगे। इन दोनों अलग-अलग दुनियाओं के बीच का जो गैप है, जो टेंशन है ना, वही दरअसल आज के हमारे इस अध्याय का मुख्य बिंदु है। तो आज हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहला, असमानता की रियलिटी। दूसरा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आखिर है क्या। तीसरा, जाति और वर्ग व्यवस्था यानी कास्ट और क्लास सिस्टम। चौथा, सोशल मोबिलिटी को समझना। और आखिर में शिक्षा और सच्ची समानता पर एक चर्चा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, असमानता की वास्तविकता। असमानता या इनइक्वालिटी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी कहानी है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। सोचिए, एक तरफ ऐसी स्थिति है जहां रात के 2 बजे भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत मिल जाती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी है जहां बेसिक फर्स्ट एड के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ये असमानता किसी न किसी रूप में सड़कों पर, स्कूल्स में और हमारे आम जीवन में साफ झलकती है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि समाज के बेसिक स्ट्रक्चर में एक बहुत गहरी खाई है जो आगे चलकर बड़ी सामाजिक दूरियों में बदल जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन की परिभाषा पर। इस कॉन्सेप्ट को यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए एक मिस्र के पिरामिड को इमेजिन करना सबसे आसान तरीका है। जैसे एक पिरामिड में अलग अलग लेयर्स या स्तर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा समाज भी विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है। पिरामिड के सबसे टॉप पर कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास पावर, रिसोर्सेज और अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे आते हैं, लोगों की गिनती तो बढ़ती जाती है, लेकिन उनके पास सुविधाएं और आर्थिक बल उतना ही कम होता जाता है। ये एक औपचारिक हायरार्की है जो तय करती है कि समाज में कौन किस स्थान पर खड़ा होगा। और ये 4 फैक्टर्स बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि आखिर वो कौन से पिलर्स हैं जो इन लेयर्स को बनाते हैं। संपत्ति, शिक्षा, जाति और सत्ता, यानी वेल्थ, एजुकेशन, कास्ट और पावर। ये चीजें दरअसल किसी भी इंसान की सामाजिक जगह को तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। किसके पास कितना पैसा है, उसकी एजुकेशन क्या है, या उसका पॉलिटिकल प्रभाव कितना है, ये सब मिलकर एक इंसान को इस सामाजिक पिरामिड के किसी एक स्पेसिफिक लेवल पर फिट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम जाति और वर्ग व्यवस्था को समझेंगे। अब इन दोनों सिस्टम्स के बीच का फर्क बिना किसी पक्षपात के समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारा पारंपरिक भारतीय वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा है। ये मूल रूप से जन्म पर आधारित होती है, मतलब जिस परिवार में जन्म लिया, सामाजिक स्तर लगभग वही तय हो जाता है। दूसरी तरफ आधुनिक समाज का वर्ग व्यवस्था यानी क्लास सिस्टम है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इंसान की आर्थिक स्थिति, उसकी इनकम और उसके प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। जाति प्रथा जहां परंपराओं से निकली है, वहीं क्लास सिस्टम नए इकोनॉमिक बदलावों का रिजल्ट है। पर सच तो ये है कि दोनों ही सिस्टम्स अपने अपने तरीके से समाज को अलग अलग लेयर्स में बांटने का ही काम करते हैं। इन दोनों ही ढांचों में जो एक चीज सबसे स्ट्रांगली निकल कर आती है, वो है सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस। और देखिए, सोशल स्टेटस सिर्फ पैसे या जाति तक सीमित नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है कि समाज में आखिर किसको कितना सम्मान और कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर किसी को अपर क्लास या अपर कास्ट का माना जाता है, तो समाज ऑटोमेटिकली उन्हें ज्यादा आदर और एक्सेप्टेंस देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोअर सोशल स्टेटस वाले लोगों को उतना ही सम्मान पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये स्ट्रगल बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी भारी पत्थर को ढलान के खिलाफ पहाड़ पर धकेलना, जहां हर कदम पर दुगनी मेहनत लगती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये लोअर सोशल स्टेटस सीधे तौर पर अवसर की कमी यानी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है।
जब सोसाइटी की इस हायरार्की में कोई अपेक्षाकृत नीचे होता है तो उसके सामने बहुत सी रुकावटें आती हैं। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज या डिसेंट रोजगार, ये सब आसानी से नहीं मिल पाते, और यही अवसर की कमी पूरी की पूरी पीढ़ियों को आगे बढ़ने से रोक लेती है। यही इस स्ट्रैटिफिकेशन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा है। प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद सिर्फ रिसोर्सेज न होने की वजह से लोग उसी लेवल पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सामाजिक गतिविधियां यानी सोशल मोबिलिटी को समझना। सामाजिक गतिविधियां, जिसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं, दरअसल उस प्रोसेस का नाम है जिससे लोग इस सामाजिक पिरामिड में ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान उस सोशल स्टेटस में हमेशा के लिए कैद नहीं है जिसमें उसका जन्म हुआ है। मूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान के परिवार से आने वाला व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और सही डायरेक्शन के दम पर किसी बड़े प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचता है, तो ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का एक बहुत ही परफेक्ट और प्रेरक एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर प्रैक्टिकल टर्म्स में काम कैसे करता है। इन 3 स्टेप्स पर ध्यान देना जरूरी है। ये बेसिकली सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का एक लॉजिकल सीक्वेंस है। पहला कदम है शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि एजुकेशन से ही नए स्किल्स और नई सोच डेवलप होती है। फिर आता है दूसरा कदम, संपत्ति और आर्थिक स्थिरता अर्जित करना। अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो बेहतर जॉब मिलेगी और उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा कदम ऑटोमेटिकली तय हो जाता है, अपवर्ड सोशल मूवमेंट, यानी समाज के इस ढांचे में ऊपर की तरफ बढ़ना। ये क्लास से दूसरे क्लास में प्रगति करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है। और आखिर में हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, शिक्षा और सच्ची समानता। अब जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि कुछ ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो इन सदियों पुरानी असमानताओं को मिटा सकते हैं। ये हैं शिक्षा, जागरूकता और समान अवसर। देखिए, एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। ये लोगों को अपने अस्तित्व और अपने राइट्स के बारे में जागरूक करती है। और जब समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलते हैं ना, तभी इस डीप रूटेड सिस्टम में एक पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग बदलाव आना शुरू होता है। तो इन सारी समस्याओं, इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस पर बात करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ सामने आता है, क्या सच्ची समानता यानी ट्रू इक्वालिटी कभी असल में पॉसिबल हो पाएगी? दुनिया भर के विचारक ये मानते हैं कि 100% इक्वालिटी शायद एक आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन इस डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल है। सही अवेयरनेस, एजुकेशन और कलेक्टिव एफर्ट से जो सामाजिक दूरियां कल तक लांघी नहीं जा सकती थी, वो आज लगातार कम हो रही हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि हम असमानताओं को पहचानें, शिक्षा को एक अस्त्र बनाएं और एक बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। सोचने वाली बात यह है कि इस लगातार चलने वाले बदलाव में हमारा और आपका अगला कदम क्या होगा।